Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So in this class, I'm continuing the discussion of the question paper of Introductory Statistics for Economics, BA Economics Honors, Semester 1, Delhi University, and this is question paper of 2024 जिसमें गलत टाइप होके आ गया था, थर्ड सम टाइप हो गया था, 2024 का पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, अब सेकंड क्वेश्चन की बारी है। इसमें भी दो पार्ट्स हैं, 2A 2B। 2A में क्या कह रहा है, अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स टुक अ स्टैटिस्टिक्स एग्जाम ऑफ 100 मार्क्स, देयर स्कोर्स वर 85 92 78 89 95 ऐसे करके स्कोर्स दे रखे। कैलकुलेट द मीडियन, लोअर फोर्थ, अपर फोर्थ एंड रेंज फॉर दिस डेटा। डज दिस डेटा हैव एनी आउटलायर्स। इसमें आपको मीडियन निकालना है, लोअर फोर्थ निकालना है, अपर फोर्थ निकालना है, रेंज निकालना है, आउटलायर्स बताना है। तो फोर्थ स्प्रेड बताना पड़ेगा आउटलायर्स के लिए, तो फोर्थ स्प्रेड निकालना पड़ता है। अब ये डेटा ना इंटरेस्टिंग है, देखो मैं जो देख पा रहा हूँ, ऐसे देखने से ऐसे नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से देखिए। इसने ना क्या किया है, 75 से लेकर 95 तक कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिए हैं, 76 छोड़कर। 75, 6 नहीं है, 77, 78, 79, फिर 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 और 94, 95 देख रहे हैं। तो इसने 75 से लेकर 95 तक के दे दिए कॉन्जिक्यूटिव, उनको थोड़ा रेंडमाइज कर दिया, ठीक है। नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव 76 छोड़कर। तो अब इसका पहले बोल रहा है मीडियन बताओ, फिर लोअर फोर्थ बताओ, अपर फोर्थ बताओ, रेंज बताओ और आउटलायर्स हैं या नहीं ये बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन वैसे यहाँ पे लिख दिया दोबारा आपके लिए। तो पहले हम क्या करते हैं, डेटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। सेकंड क्वेश्चन ए पार्ट, अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। डेटा मेरे पास है 75, 76 नहीं है, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95। तो ये वैल्यूज़ हैं डेटा के मेरे पास। 20 आइटम्स हैं, देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एन है 20। पहले बोल रहा है मीडियन बताओ। भाई ऑड का मीडियन का फॉर्मूला होता है n प्लस वन बाई टू एथ वैल्यू, इवन का होता है n बाई टू एथ प्लस n बाई टू प्लस वन एथ होल डिवाइड बाई टू। तो मीडियन क्या होगा, मीडियन होगा n बाई टू एथ वैल्यू प्लस n बाई टू प्लस वन एथ वैल्यू डिवाइड बाई टू। एन है 20 यानी 10th वैल्यू प्लस 11th वैल्यू, 10th प्लस 11th वैल्यू बाई टू। अब यहाँ पे 10th वैल्यू कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 85 86, 85 प्लस 86 बाई टू, सो इट इज़ क्लियरली 85.5। इसमें कोई मतलब किसी तरह का कोई डाउट तो है नहीं, 85.5, ठीक है। अब लोअर फोर्थ अपर फोर्थ के लिए क्या करते हैं, उसके लिए करते ही हैं कि लोअर फोर्थ के लिए पहले जो लोअर हाफ है उसको ले लेते हैं, अपर फोर्थ के लिए अपर हाफ है उसको ले लेते हैं। इवन है तो इजीली 10-10 वैल्यूज हो जाएंगी, ऑड होती है तो क्या करते हैं, मिडिल वैल्यू को लोअर हाफ में भी लेते हैं, अपर हाफ में भी लेते हैं, इतना ही करते हैं उसका लिए, ठीक है। तो लोअर हाफ, डेटा इन लोअर हाफ, सेवेंटी फाइव, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
क्योंकि 76 नहीं है इसलिए। तो 75 से 85 तक ये 10 वैल्यूज़ हो गई। यहाँ भी n 10 है, n क्या है यहाँ पे 10, इवन है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे इसका मीडियन क्या होगा, मीडियन ऑफ लोअर हाफ इज n by 2th प्लस n by 2 प्लस 1th बाई 2, यानी n 10 है यहाँ पे, यानी 5th प्लस 6 by 2। 5th कौन है, 1 2 3 4 5, 80 एंड 81, 80.5। तो जो लोअर हाफ का मीडियन होता है उसको क्या बोलते हैं, लोअर फोर्थ। सो देयरफॉर लोअर फोर्थ इज 80.5। तो मेरे पास अभी तक मीडियन आ चुका है, मेरे पास लोअर फोर्थ आ चुका है। अब अपर फोर्थ के लिए क्या करना पड़ेगा, अपर हाफ डेटा लिखना पड़ेगा, डेटा फ्रॉम अपर हाफ। मैं बात बोल चुका हूँ, दोबारा बोल देता हूँ कि ये तो इवन वैल्यूज़ हैं, तो 20 से 10 लोअर हाफ हो गया, अपर 10 अपर हाफ हो गया। अगर 21 होती तो क्या करते, जो बीच की 11th वैल्यू होती है वो लोअर हाफ में हाईएस्ट वैल्यू होती है, अपर हाफ में लोएस्ट वैल्यू होती। लोएस्ट हाफ में वहाँ पे जाके डेटा ख़त्म होता, अपर हाफ में वहाँ से डेटा शुरू होता, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ पे अपर हाफ का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, जहाँ ये ख़त्म हुआ था, ये 85 पे ख़त्म हुआ था, उसके आगे से 86 से स्टार्ट होगा। 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड यहाँ भी 10 है। इसका मीडियन क्या होगा, मीडियन ऑफ अपर हाफ इज n by 2th प्लस n by 2 प्लस 1th डिवाइड बाई 2। तो n यहाँ पे 10 है तो 10 by 2 फिफ्थ वैल्यू प्लस 6 वैल्यू बाई 2। फिफ्थ वैल्यू कौन सी है सर, 1 2 3 4 5, तो 90 प्लस 91 बाई 2 यानी 90.5। तो अपर हाफ क्या हो गया, अपर हाफ इज 90.5। क्वेश्चन ने पूछा क्या क्या था भाई, क्वेश्चन कह रहा था बताइए, एक तो मीडियन बता दिया, लोअर हाफ बता दिया, अपर हाफ बता दिया, रेंज बताइए और आउटलायर्स है या नहीं ये बताइए। अब देखो रेंज क्या होती है, रेंज होती है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये डेटा 75 से लेकर 95 तक है, 76 छोड़कर। तो लार्जेस्ट वैल्यू 95 है, स्मॉलेस्ट 75 है, तो रेंज है 20। अब मुझे आउटलायर्स बताने हैं। आउटलायर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ पे इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज बेसिकली ये जो लोअर फोर्थ है वो लोअर क्वार्टाइल है, अपर फोर्थ अपर क्वार्टाइल है। तो ये होगा अपर फोर्थ माइनस लोअर फोर्थ। अपर फोर्थ था 90.5, लोअर फोर्थ था 80.5, दिस इज 10। अब हम ये चेक करते हैं आउटलायर्स के लिए, एक लोअर फेंस बताते हैं, एक अपर फेंस बताते हैं। लोअर फेंस के पीछे की जो वैल्यूज़ हैं, जो कम वैल्यूज़ हैं, दे आर आउटलायर्स ऑन द लोअर साइड, और अपर फेंस के ऊपर की वैल्यूज़ दे आर आउटलायर्स ऑन द हायर साइड। तो लोअर फेंस क्या होगी, लोअर फेंस ये होती है लोअर क्वार्टाइल या लोअर फोर्थ माइनस 1.5 टाइम्स इंटर क्वार्टाइल रेंज। लोअर फोर्थ आ रहा है आपका 80.5 माइनस 1.5 इंटू 10, तो 80.5 80.5 माइनस 15 65.5। और अपर फेंस क्या होगी, अपर फोर्थ प्लस 1.5 इंटू इंटर क्वार्टाइल रेंज। अपर फोर्थ था 90.5 प्लस 1.5 इंटू 10, तो
100.5 आ गया तो नहीं 105.5 सॉरी 105.5 ठीक है। अब लोअर फेंस के नीचे जो वैल्यूज़ हैं वो आउटलायर्स हैं, अपर फेंस के ऊपर जो वैल्यूज़ हैं वो आउटलायर्स हैं, कुछ भी नहीं है क्योंकि लोएस्ट वैल्यू 75 है वो और अपर वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू 95 है वो, दोनों इनके बीच में। सिंस द एंटायर डेटा लिखेंगे क्या, सिंस द एंटायर डेटा लाई बिटवीन लोअर फेंस एंड अपर फेंस, there is no value lying above upper fence or lying below lower fence, so there are no outliers in the data। ठीक है, यहाँ होगी बात, क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया। अगर आउटलायर्स आते हैं तो फिर मैं एक्सट्रीम भी चेक करता है। एक्सट्रीम के लिए क्या चेक करते हैं, फिर लोअर फेंस होती है, एक्सट्रीम लोअर फेंस लोअर फोर्थ माइनस 3 टाइम्स IQR, और एक्सट्रीम अपर फेंस होती है अपर फोर्थ प्लस 3 टाइम्स IQR। फिर देखते हैं क्या उसके भी बाहर कोई आ रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सट्रीम आउटलायर है। अभी आउटलायर नहीं आया तो एक्सट्रीम चेक करने का मतलब भी कुछ नहीं है। तो मेरा आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन जो पूछा था पहले कहूँगा कि आप पूरा आंसर लिखेंगे बाद में। सो द मीडियन इज 85.5, लोअर फोर्थ इज 80.5, upper fourth is 90.5, range is 20, and since entire data lie between lower fence and upper fence, so there are no outliers। क्वेश्चन खत्म। ठीक है जी, क्लियर, मुश्किल तो था ही नहीं क्वेश्चन। अब बी पार्ट, बी पार्ट क्या बोल रहे जी बी पार्ट, इन ए स्टडी physicians were asked what are the odds of breast cancer would be in a woman who was initially thought to have 1% risk of cancer but who ended up with a positive cancer test result। This test gives a positive result in 80% of cases who have cancer and a positive result in 90% cases who for those who do not have cancer। If the test result is positive, what is the probability that woman has breast cancer? वाह, ये भी बेस थ्योरम का क्वेश्चन आ गया। जो फर्स्ट हमने क्वेश्चन किया था उसका भी सेकंड पार्ट बेस थ्योरम पे था, ये भी बेस थ्योरम पे। आप फिर कहेंगे सर बेस थ्योरम क्यों है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। कह रहे फिजिशियन से कहा गया कि आप चांसेस पता लगाइए कि एक वुमेन जिसके बारे में सोचा गया था कि 1% चांसेस को कैंसर हो सकता है और उसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया है, 1% चांस है कि इसको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, टेस्ट कराने पर टेस्ट रिजल्ट क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो इस वुमेन को या तो ब्रेस्ट कैंसर होगा या ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा। टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आना 100% गारंटी नहीं होता कि ब्रेस्ट कैंसर है या कोई भी बीमारी है ही। आप जब भी कोई टेस्ट कराते हैं या हम में से कोई भी जब भी कोई टेस्ट कराता है तो उसके नीचे लिखा होता है कि इसमें एक स्टैटिस्टिकल एरर का चांस है। टेस्ट रिजल्ट कोई बीमारी को इंडिकेट करता है तो 100% चांस नहीं है कि वो बीमारी होगी ही, ये इंडिकेटिव इन नेचर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने दो सिचुएशंस है, या तो उस वुमेन को, उस लेडी को ब्रेस्ट कैंसर है या उसको ब्रेस्ट कैंसर नहीं है। दोनों चीज़ें एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती कि ब्रेस्ट कैंसर है भी और नहीं भी, और तीसरा कुछ इसके अलावा हो नहीं सकता। मतलब मैं ब्रेस्ट कैंसर की बात करूँ इसलिए और किसी सिनेरियो की बात में चर्चा हो नहीं सकती। तो नहीं, ब्रेस्ट कैंसर होना या ब्रेस्ट कैंसर ना होना ये क्या है, दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर है और नहीं है दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और होने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो मैं यहाँ पर H1 क्या लेता हूँ, आई मार्क H1 एज वुमेन, या पहले उसने बोला है कि है, तो वुमेन हैज़ ब्रेस्ट कैंसर, और H2 लेता हूँ वुमेन डजंट हैव ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, ठीक है जी, ये बात हो गई। अब 1% चांस है कि अगर उसको हम सोचा था पहले कैंसर होगा तो हो गया, ये बात बोल रहे हो। अब टेस्ट करने पे क्या पता चलता है, दिस टेस्ट गिव्स this test gives a positive result in 80% of cases who have cancer। जिनको कैंसर है उनका टेस्ट कराया जाए तो 80% केसेस में मालूम चल जाता है। तो यानी इवेंट ई क्या है, इवेंट ई हम लेते हैं टेस्ट रिजल्ट, टेस्ट इंडिकेट्स कैंसर। तो PE/H1
यानी जब कैंसर है और टेस्ट भी कह रहा है कैंसर है, ये कब होता है? 80% केसेस में होता है। जब कैंसर है तो टेस्ट कराने पे रिजल्ट पॉजिटिव आता है, 80% केसेस में ऐसा होता है। एंड आगे क्या बोल रहा है? एंड ए पॉजिटिव रिजल्ट इन 90% ऑफ केसेस फॉर दोज हु डू नॉट हैव कैंसर। एलॉजी, जिसको कैंसर नहीं है उसका टेस्ट कराने पे 90% केसेस में आता है कि इसको कैंसर है। मैंने अभी आपसे कहा था कि कोई टेस्ट कराने से उस पर अगर कोई बीमारी आ रही है तो उसका मतलब नहीं है कि बीमारी हमको वो है ही, और अगर नहीं आ रही इसका मतलब ये नहीं है कि हमको बीमारी वो नहीं है। वो सिर्फ एक डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, ठीक है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है, इसके लिए डॉक्टर्स की हेल्प ली जाती है। वो उसके सिम्टम्स को, पर्सन के सिम्टम्स को देखते हुए को रिलेट करते हैं टेस्ट रिजल्ट के साथ और डायग्नोज करते हैं प्रॉब्लम को। खैर फिलहाल यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव मतलब उसको बीमारी नहीं है मगर टेस्ट कर रहा है भाई इसको बीमारी है। 90% केसेस में जिसको कैंसर नहीं है उसको 90% केस में बताता कैंसर है। तो PE/H2 क्या है? ये है 90%। कितना बड़ा फॉल्स पॉजिटिव है इसका? तो 1% लोगों को सिर्फ कैंसर होता है। क्वेश्चन में बोला है PH1 कैंसर कितनों को होगा? 1% को। इक्वल टू का अपने आप पता नहीं कब F बन जाता है, 1%। और मतलब अगर 1% को कैंसर होगा तो 99% को कैंसर नहीं होगा। सिंपल सी बात है, इसके अलावा तो कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। अब वो बोल रहा है इफ टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। अब क्योंकि जो कॉमन, अब मैं बेस थ्योरम की बात क्यों कर रहा हूँ, मैं मतलब बेस थ्योरम क्यों यूज़ करने वाला हूँ? देखिए, हम बेस थ्योरम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास ऐसी इवेंट्स हों विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, और एक ऐसी इवेंट हो जो उन सबके साथ एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव के साथ कॉमन है। तो कैंसर होना या कैंसर ना होना ये एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। या तो कैंसर होगा या कैंसर नहीं होगा, तीसरा कोई उपाय नहीं है, तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता, कैंसर है भी और नहीं है, ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती, इसलिए एक्सक्लूसिव भी एग्जॉस्टिव भी है। और टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, ये कैंसर होने पर भी पॉजिटिव आ रहा है, ना होने पर भी पॉजिटिव आ रहा है, तो कॉमन इवेंट है दोनों के साथ। हम बेस थ्योरम तब यूज़ करते हैं जब कॉमन इवेंट गिवन हो और जो एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं उनमें से किसी एक की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा हो, तब हम यूज़ करते हैं बेस थ्योरम। तो यहाँ पे जो कॉमन इवेंट है टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है, गिवन है। इफ द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, कह रहा है कि टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वुमेन हैज ब्रेस्ट कैंसर? कैंसर होने का चांस, यानी जो एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव उनमें से किसी एक का चांस पूछ रहा है, तो आपसे जानना चाहता है वो PH1/E। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है जब हमको गिवन इवेंट, जो कॉमन इवेंट है वो गिवन देता है और एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव में से किसी एक की प्रोबेबिलिटी पूछता है, तो हम उसको बोलते हैं क्या? हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं बेस थ्योरम। अब इसके लिए पहले मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ E चाहिए, इसको लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से निकालते हैं। वुमेन को कैंसर है एंड रिजल्ट कह रहा है कैंसर है, PH1/PEH1। या फिर और मतलब प्लस, वुमेन को कैंसर नहीं है मगर टेस्ट तब भी कह रहा है कि कैंसर है। ई क्या है? ई तो ना टेस्ट इंडिकेट्स कैंसर। तो टेस्ट कब कैंसर इंडिकेट कर सकता है? कैंसर अगर है तो भी कैंसर इंडिकेट कर सकता है, कैंसर है तो भी कैंसर इंडिकेट कर सकता है, कैंसर नहीं है तो भी कैंसर इंडिकेट कर सकता है। तो PH1 क्या है? PH1 है 1/100। PE/H1 क्या है? 80/100। PH2 क्या है? 99/100। PE/H2 क्या है? 90/100। तो ये 80 प्लस 8910/10,000, तो 8990/10,000, एक जीरो कैंसिल, 899/1000। दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट टेस्ट इंडिकेट्स कैंसर, प्रेजेंस ऑफ कैंसर। ये इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि कैंसर, टेस्ट बता रहा है क्या कैंसर है। अब कैंसर है या नहीं ये हमको पता करना है। व्हाट इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैज कैंसर व्हेन टेस्ट इंडिकेट्स कैंसर। यही पूछ रहे हैं ना, वुमेन हैज कैंसर व्हेन टेस्ट इंडिकेट्स कैंसर। तो PH1/E, PH1/E क्या होता है? PH1
इंटू पी ई ऑब्लिक H1 अपॉन पी ई। तो पी H1 है 1/100, 1% वुमेन को कैंसर होता है। पी ई ऑब्लिक H1 क्या है, टेस्ट ने बताया कैंसर है, होने पर 80% केस में बताता है। और पी ई ऑब्लिक H1 है 899/1000। तो ये आ गया कितना, 8/1000 बाय 899/1000। सो आंसर इज 8/899। इसको आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है, डेसिमल में कर सकते हैं आप। टिपिकल आंसर है, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। डेसिमल में करेंगे तो क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसने क्या कहा है कि 2 प्लेस में राउंड ऑफ करना है, 3 में करना है, 4 में करना है, जितना कहा वो पढ़ लीजिएगा, पहले क्वेश्चन पेपर पे पढ़ लीजिएगा, गड़बड़ ना हो जाए कहीं, वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं एक बार देखिए पढ़ के बताता हूँ, कुछ लिखा होगा ज़रूर इसमें। ऑल इंटरमीडिएट कैलकुलेशन शुड बी राउंडेड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 प्लेसेस तक करना है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे 3 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है इसको। तो 8/899 जो है, 8/899 यार है 0.00889, तो 009 कर लेते हैं। 0089 है वैसे, अब 009 भी कर सकते हैं क्योंकि उसने 3 प्लेस तक है। 4 प्लेस तक कहता तो 0.0089 कहता करता, मैं 3 प्लेस तक कहता 0.009 कर रहा हूँ। इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शन दिए हो उसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा सॉल्यूशन है, क्वेश्चन में कुछ और पूछा नहीं है। 2 बातें क्वेश्चन ने पूछी थी आपसे। फर्स्ट पार्ट में उसने मीडियन और लोअर फोर्थ, अपर फोर्थ वगैरह पूछा था। सेकंड क्वेश्चन सिंपली बेस थ्योरम का था। दोनों पार्ट मैंने करके दिखा दिए आपको। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये वाला। होपफुली आप लोग समझ गए। बेस थ्योरम को लेके बच्चों को बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, तो सर मेरा बड़ा क्लियर इसमें कहना, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी कहा था, फिर से कह रहा हूँ, बेस थ्योरम के लिए आपको, बेस थ्योरम को लेकर हमने मोर देन 50 क्वेश्चंस वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं। तो आपको बेस थ्योरम को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तब बेस थ्योरम क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना स्टार्ट होगा। वैसे तो शायद आप स्कूल लेवल से पढ़ते आते हैं बेस थ्योरम को, अब तक आना चाहिए आपको, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं आता है या कोई इशू है तो 2 चीज़ें हैं, वीडियोस प्रैक्टिस कीजिए, डाउट क्लास में आइए, डिस्कस कीजिए। कुछ क्वेश्चंस जो आपको समझ ही नहीं आ रहे हैं कि बेस थ्योरम के हैं, पता ही नहीं चल रहा कि सर ये नहीं पता चल रहा बेस थ्योरम के क्वेश्चन, ठीक है। किसी ने बताया, कॉलेज टीचर ने बताया, फ्रेंड ने बताया, या गूगल करके देखा ये क्वेश्चन सॉल्यूशन बेस थ्योरम से कर रहा है, लेकिन मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो आइए डाउट क्लास में, ठीक है, चर्चा करेंगे उसके ऊपर। क्या बोलते हैं, चाय पे चर्चा। चाय आप अपने घर पीजिएगा, मैं अपने घर पीऊँगा, और चाय पे चर्चा करेंगे कि ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का क्यों है। ठीक है जी, होपफुली इतनी बात आप लोग समझ गए हैं। कोई क्वेरी है आपको, मैंने बता दिया, वैसे डाउट क्लास में ही डिस्कस करेंगे, राइट। ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।